गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री की, है ना। तो पहले मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो माय नेम इज़ शैली, है ना। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी धनबाद। और मुझे अराउंड 6 इयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो अराउंड मुझे 6+ इयर्स का ही एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आई हैव टॉट इन मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जेई मेंस का पेपर है, ठीक है। तो ये हमारा क्रैश कोर्स है, तो हम ट्राई करेंगे अराउंड 1 मंथ में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम वो सब कवर करेंगे हमारी क्लास में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ जो भी मुझे ट्रिक्स लगेंगी कि इस टॉपिक के लिए ये ट्रिक के थ्रू हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं वो सारी ट्रिक्स भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक क्या है, विन विन सिचुएशन रहेगी, जहाँ पे आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जो भी ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे जेई के एग्ज़ाम के लिए, वो सारी बताई दिएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो आई होप सब लोग आ चुके हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, है ना, मेरे को चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अनम्यूट होके बोल सकते हो, है ना। जैसे कंफर्टेबल हो वैसे मुझे आप लोग कन्वे कर सकते हो, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, उसी टाइम पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, अभी पूछ सकते हो। जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो वैसे मेरे से आप जो भी डाउट आपको रहे, है ना। कोई आउटसाइड जो मैंने नहीं भी पढ़ाया है, उस भी किसी भी टॉपिक में जो तुम खुद से भी पढ़ रहे हो घर पे, अगर उसमें भी तुम लोगों को कोई डाउट आए तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कंडीशन यही है, खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आंसर बताऊंगी ठीक है। एनीवेज मैं मजाक कर रही हूँ, अगर किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे देना चाहे तो, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग सेशन तो देखो तभी रहेगा जब मैं आपको थोड़ा देख पाऊंगी। तो अगर पॉसिबल है तो कोई भी स्कूल अपना एक वीडियो ऑन कर सकता है ना। तो देख के पढ़ाऊंगी तो मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में, अदरवाइज तो मुझे भी ऐसे पूरी ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। जैसे आप लोग होप कर रहे होंगे कि आप लोग को सब कुछ समझ आए, वैसे मैं होप कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से सब कुछ समझा पाऊँ, ठीक है। तो हमारे पास 12th जेई मेंस का पेपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग नोटबुक निकाल लो, साथ साथ लिखते जाना उसको, ठीक है। टाइम दूंगी मैं लिखने के लिए। तो अच्छा, पहले तो आई होप सब लोग आ चुके हैं क्लास में, है ना, क्योंकि लास्ट क्लास आप लोगों की लेट छूटी थी। तो सब लोग आ चुके हैं ना क्लास में। करिए स्टार्ट। कोई ऐसा तो नहीं है कोई लंच के लिए गया है या किसी को कुछ टाइम चाहिए पानी वानी पीने के लिए, ऐसा तो नहीं है। करिए स्टार्ट। चलो, तो आई होप सब लोग आ चुके हैं क्लास में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो हमारे पास है कंपाउंड विद द हाईएस्ट कोवलेंट करेक्टर। तो देखो, कोवलेंट करेक्टर ये हम फजान्स रूल में पढ़ते हैं, ठीक है। 11th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है फजान्स रूल। फजान्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, केटाइन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। जितना केटाइन छोटा होगा, जितना एनायन बड़ा होगा, उतना ही उनमें क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो केटाइन की पोलराइजिंग पावर, जितना साइज छोटा होता है पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। एनायन का जितना साइज बड़ा होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, मतलब पोलराइजिंग जो हो रही होती है एनायन की वो उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, अगर किसी भी केटाइन का स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, उसका हाईएस्ट कोवलेंट करेक्टर होता है, ठीक है। क्या याद रखना है हमें, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग अगर केटायन के लिए स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो उसका फजान्स रूल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट कोवलेंट करेक्टर होता है, ठीक है।
अब अगर मैं इन सारे कंपाउंड्स में देखूं, तो देखो पहले तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ, है ना। ट्रिक मतलब तुम्हें एक याद रहना है, याद रखने वाली चीज है कि अगर तुम्हारे पास कॉपर आ जाए, सिल्वर आ जाए, या गोल्ड आ जाए, ठीक है, या फिर जिंक+2, Cd+2, Hg+2, ठीक है। तो ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिंक Cd Hg, ठीक है। अगर ये 6 एलिमेंट में से कोई भी तुम्हें एलिमेंट मिल रहा है, उसका कोवलेंट करेक्टर हाई होता है। क्यों होता है? रीज़न, बिकॉज ये सब एग्जिस्ट करते हैं स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में, ठीक है। तो अगर मैं इन सब ऑप्शंस में देखूं, तो देखो मेरे पास है कॉपर, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो कॉपर जो है, कॉपर यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हो गया? 6 7 8 9 10 16 17 18, तो 3d 10 4s1 हो गया कंप्लीट। 18, 28 और 29, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ, मेरे पास कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कॉपर +1 में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, ठीक है। तो NH2, NP6, ND10, इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जिन भी एलिमेंट्स का स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है, उनका हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ट्रिक याद होनी चाहिए, कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक Cd Hg कहीं पे भी दिख जाए, कोवेलेंट करेक्टर हाई जाएगा, ठीक है। लिखो इसको। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नंबर मिसिंग है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, डेंसिटीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, हमें डेंसिटी गिवन है, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज इन प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम इन सी, मतलब कार्बन डायमंड से ग्रेफाइट वो बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम में है, प्रेशर इंक्रीज करा है, तो रिएक्शन बताओ कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है। तो देखो हमारे पास है डायमंड, डायमंड हमारा एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इक्विलिब्रियम में है हमारा ग्रेफाइट के साथ, ठीक है। इसकी डेंसिटी गिवन है 3.5, इसकी है 2.4। हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी वॉल्यूम उतनी ही कम, ठीक है। तो अगर डेंसिटी डायमंड की ज़्यादा है, तो कार्बन की वॉल्यूम ज़्यादा होगी, तो वॉल्यूम कार्बन की ज़्यादा है किससे? डायमंड से। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ डायमंड से, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी वॉल्यूम कम। अब देखो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन जो है वो कहाँ जाएगा, वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे वॉल्यूम कम है। तो यानी कि अगर मैं देखूँ डायमंड की वॉल्यूम कम है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि रिएक्शन विल फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिख लो।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा चैट में कुछ लिखते रहो, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अगर क्लियर हो रहा है तो थम्स अप या कुछ भी चैट में लिख के दे दो, मैं समझ जाऊंगी समझ आ रहा है, या नहीं समझ आ रहा तो भी लिख के दे दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हमारे पास है मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ SO3। अगर हमें SO3 का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मतलब हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज दे वो फेवर करेगी हाई प्रोडक्शन ऑफ SO3, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं। तो मतलब रिएक्शन जो है फॉरवर्ड तभी जाएगी जब वो रिएक्शन जारी है टूवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हमें ऐसा कंडीशन देखना है जहाँ पे रिएक्शन जो है वो टूवर्ड्स जाए लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो उसके लिए प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर तुम अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे क्या है तुम्हारा लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल आउट, ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल आउट, ठीक है। उसके अलावा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कुछ हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो उसके लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मतलब हमें लो टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो कौन सी कंडीशन हो गई, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो फेवर करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन को। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 29 सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, ठीक है। हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन ऑन, अच्छा थम्स अप आ गया, मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। तो 1 मोल of a hydrocarbon on ozonolysis yields 1 mole of glyoxal and 2 moles of formaldehyde, ठीक है। पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है हमारे पास HCHO, और ग्लायोक्सल क्या होता है, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हमारा है ग्लायोक्सल का फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे इन सब में से ऑप्शंस देखने हैं कि मैं ओजोनोलिसिस करूँ तो मुझे ये दोनों मिले। तो देखो पहला वाला देखते हैं। देखो सिंपलेस्ट ट्रिक है, वैसे तो एक पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है ओजोनोलिसिस का, पर हमें जेई का पेपर सॉल्व करना है तो हमें चाहिए सिंपलेस्ट ट्रिक। उसका ट्रिक क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, उसकी जगह पे लगा दो ऑक्सीजन। तो अगर मैं ये डबल बॉन्ड ब्रेक करूँगी तो एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन इसके पास आएगा। जब मैं ये डबल बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास। सिंपल, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऐड कर दो, ठीक है। अरे अरे बेटा क्या भेजे जा रहे हैं ये हैं पढ़ाई पे ध्यान दो इधर तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऐड करो, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करूँ यहाँ ऑक्सीजन दे दूँ तो ये किस में बन जाएगा, HCHO में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये बनेगा HCHO, ये कन्वर्ट हो जाएगा HCHO में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा HCHO में, ठीक है। और इसके पास जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये तो मुझे नहीं दिख रहा मेरा ऑप्शन, क्योंकि मुझे चाहिए था ग्लायोक्सल, है ना। तो ये तो नहीं है। अगला देखते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक, डबल बॉन्ड ब्रेक ये हो सकता है, देखते हैं। ये कन्वर्ट होगा HCHO में, ये कन्वर्ट हो जाएगा HCHO में, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये आ गया मेरा एक ग्लायोक्सल, और 2 मोल्स आ चुके हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। तो ये ऑप्शन है हमारा, है ना। एक बार और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक कराओगे और इसको ब्रेक कराओगे तो ये दोनों फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे, ये ग्लायोक्सल नहीं बनेगा, ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। अगला देखो, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये तो बन जाएगा CH3CHO, ये तो है ही नहीं, पूछा ही नहीं उन्होंने, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अरे भैया देख लिया मैंने, समझ आ रहा है तुम लोगों को, हैं। अब तुम पता है क्या मजे में आ गए हो कि हर बात में हम इमोजी भेजेंगे, है ना, कि हाँ समझ आ रहा है समझ आ रहा है अब तुम्हारा ध्यान उसी में चला गया है ना तो छोड़ दो इमोजी भेजना भेजना इधर ध्यान रहना चाहिए तुम लोगों का, ठीक है। मैं समझ गई कि तुम्हें समझ आ रहा है
सही है। चलो लिख लो इसको जरा, जल्दी से नोट करो। करें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो अच्छा, किसी ने कुछ चैट में लिख के दिया है क्या? बी, बी किसका आंसर बता रहे हो? अच्छा इसी का आंसर बता रहे थे क्या? ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 30। चलो अब इसका आंसर बताओ मुझे, कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? देखो जरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम इज म्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन एमिटेड बाय सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। सोचो क्या होगा इसका आंसर? बी 4, बी ऑप्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ठीक है, वो बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ वाल्मर सीरीज और कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन, मतलब दोनों के लिए लाइन तो सेम ही है, तो एन की वैल्यू दोनों के लिए सेम ही है, तो एन को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी किसके लिए लिखनी है? हीलियम एटम और हाइड्रोजन के लिए करनी है। तो फ्रीक्वेंसी हीलियम आयनाइज्ड फॉर्म में है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रखा है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू, हीलियम का जेड की वैल्यू क्या होती है? 2, तो 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4/1। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट, तो ये कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ He प्लस इज इक्वल्स टू 4 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू म्यू नॉट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे। करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चलो इसका आंसर बताओ फिर क्या होगा। अरे कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आए? शालीमार बाग से। शालीमार बाग और हरिनगर। हरिनगर, हरिनगर दिल्ली में ही है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इक्वल मासेस दे रखी हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है हमें गैसेस का। सी ऑप्शन 16:1:2। कैसे करेंगे इसको? हमारे पास क्या है? इक्वल मासेस हैं, तो मैं सबका मास x मान लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? H2 है, O2 है और मीथेन है। ठीक है, तो इन सबका मास मैं मान रही हूँ W1 W1 W1। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 2, इसका 32, इसका 16। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दो 32 से, तो ये कितना आएगा? 16। ये कितना बचेगा? 1, ये बचेगा 2। तो ये हमारा रेशियो आ चुका है वॉल्यूम का, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आया है। जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिखो।
ये क्लियर हुआ ना? पहले नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लो, जितने नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, ठीक है। करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ये ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग 3,4 डाइब्रोमोपेंटुइन एंड 3,5 डाइब्रोमोपेंटुइन आर करेक्ट? तो चेक करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पोजिशनल आइसोमर्स या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जरा पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेंगे इनके स्ट्रक्चर? 3,4 डाइब्रोमोपेंटुइन, 3,4 डाइब्रोमोपेंटुइन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा 1 2 3, 3 पर ब्रोमीन, सॉरी 3 पर ब्रोमीन और 4 पर ब्रोमीन। ठीक है, इसके बाद क्या है? 3,5 डाइब्रोमोपेंटुइन, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे गिवन, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? कोई बताना चाहता है? बोलो, क्या होंगे ये दोनों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है इनका, कितने कार्बन आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6, गलत हो गया क्या? 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, दो ब्रोमीन दोनों में, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अब वो पूछ रहे हैं कि क्या ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं? तो पोजिशनल आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, चेंज हो गई, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। अगला है दीज दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, जो भी हमारे पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या होगा इसका आंसर? डी, डी ऑप्शन। मतलब तुम कह रहे हो पहले कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर एसी। हम्म, तो देखो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है ना? ग्रुप में मूव करोगे तो साइज बढ़ेगा, पीरियड में मूव करते हो तो साइज डिक्रीज करता है। रीजन सबको पता है, रीजन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ग्रुप में चलोगे तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ता है, पीरियड में मूव करते हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है जिसके वजह से साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? वेरी गुड, चलो शुक्र है किसी ने कुछ तो पूछा। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे अब तुम ही हो, स्टूडेंट्स ही हो, है ना? तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में तो क्या होता है, सपोज ऑफलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, अभी तो ऑनलाइन है तो सबको सब कुछ बराबर दिखता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर सामने खड़ी होती है, ठीक है, जो आगे वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो प्रॉपर सब कुछ दिखाई और सुनाई देता है, पर जो पीछे वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठते ही पीछे इसीलिए हैं ताकि उनको कोई देख ना पाए, है ना? तो टीचर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो पीछे वाले स्टूडेंट्स पे कम होता है, वो कम ध्यान देते हैं, वो सिर्फ आगे वाले बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं।
तो सेम चीज, इज जेड इफेक्टिव द रीजन? किसका बेटा? पीरियड के लिए? पीरियड के लिए भी एक रीज़न है ना। जेड इफेक्टिव के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पीरियड में साइज क्या होता है, कम होता है। तुम्हारे रीजंस भी ठीक है ना, कि एक सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव भी एक रीज़न है पीरियड में साइज डिक्रीज होने का। ठीक है, हाँ कुछ और पूछना है? बोलो। कौन सा स्कूल है ये? हरिनगर, SOSC हरिनगर। तुम ही लिख रहे हो क्या यहाँ पे? टाइप भी तुम ही कर रहे हो? और पता है मुझे क्या लग रहा था अब तक, कि तुम अलग हो, टाइप वाले अलग हैं। चलो, तो ये क्लियर हुआ कि मैं बोल रही हूँ पीरियड में ये भी एक रीजन है साइज डिक्रीज करने का, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, तो अच्छा, अब बताओ, पीरियड में साइज डिक्रीज करता है, तो जब हम कार्बन से नाइट्रोजन गए, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन गए, तो साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कार्बन का साइज कम है, क्या ये बात ठीक है? हम्म, क्या ये रीजन, क्या ये ठीक हुआ? कार्बन का साइज कम है ऑक्सीजन से? नहीं ना, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। पीरियड में जाओगे तो साइज क्या होगा, कम होगा। कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन का साइज ज्यादा होता है, तो ये गलत। अच्छा, और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? अब अच्छा, ग्रुप में मूव करोगे तो साइज बढ़ेगा, तो मतलब ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के नीचे सिलेनियम, तो साइज बढ़ रहा है। तो Sc का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, सल्फर का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, बट ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है कार्बन से। ठीक है, लेकिन कार्बन का साइज इतना भी नहीं बढ़ता है कि वो सल्फर और Sc से ज़्यादा हो जाए, वो सिर्फ ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। बाकी उसके बाद ग्रुप में जाओगे तो ऑटोमेटिकली साइज बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा साइज होगा Sc का, फिर सल्फर, फिर कार्बन, और फिर ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर और Sc, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पीरियड में जाओगे साइज डिक्रीज, ग्रुप में जाओगे पीरियड साइज इंक्रीज, बट इतना भी इंक्रीज नहीं करता है कि ग्रुप वालों को क्या करते, पीछे छोड़ दे। ठीक है, अरे ये लो, इनकी अलग ही चल रही हैं। दिवाली आ गई। इतने के वो तुम्हारे वो हो रहे हैं। अब तुम इमोजी से खेल रहे हो बस, दिख रहा है मुझे। चलो अगला करें। चलो अगला बताओ क्या होगा। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? लगाओ दिमाग अब। सी ऑप्शन गलत है। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्टेटमेंट ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, ये स्टेटमेंट ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, और देखो कोई ऑप्शन। क्या होगा? चलो हिंट देती हूँ। हाइड्रोक्साइड के केस में जब तुम नीचे जाते हो ग्रुप में, ठीक है, तो बेसिसिटी जो होती है वो बढ़ती है। अब बताओ, हाइड्रोक्साइड के केस में नीचे जाओगे ग्रुप में तो बेसिसिटी बढ़ेगी। अब सोचो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हम्म, क्या तुम्हें डी ऑप्शन गलत नहीं दिख रहा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम ऊपर है, बेरियम नीचे है, तो मैंने बोला जैसे नीचे जाओगे हाइड्रोक्साइड्स में बेसिसिटी बढ़ती है, साइज बढ़ता है तो बेसिसिटी बढ़ती है। तो होना क्या चाहिए था, बेरियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से, पर ये उल्टा बोल रहे हैं।
तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिख लो इसको जरा, गलत बता रहे हो ये आंसर, लिखो इसको। अरे अरे अरे, लिख लो। करें आगे? नहीं लिखना है ना? बट बेरिलियम is बेरियम इज लार्ज केटाइन एंड OH इज स्मॉल एनायन। सन, सन मतलब SON मतलब सो। सो आगे, तो लेस सॉल्युबल होगा। अरे नहीं, हाइड्रोक्साइड्स के केस में जिस भी केटाइन का साइज ज़्यादा होता है, देखो हाइड्रोक्साइड तो दोनों में सेम है ना। हम वो चीज़ देखते हैं जो डिफरेंट हो रही है, जो चीज़ चेंज करती है दो एलिमेंट्स दो कंपाउंड्स में, हम सिर्फ उसको देखते हैं। हाइड्रोक्साइड दोनों में सेम है ना। दोनों हाइड्रोक्साइड का साइज देखो ही मत, क्योंकि वो दोनों में सेम है। जो चीज़ डिफरेंट हो जाती है दूसरे कंपाउंड में, सिर्फ उसको देखते हैं। तो जब केटाइन का साइज बढ़ेगा, बेरियम और बेरिलियम में केटाइन का साइज बढ़ेगा, तो सॉल्युबल बेसिसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मैं यहाँ बेसिसिटी की बात कर रही हूँ, मैं और कोई भी सॉल्युबिलिटी कुछ बात नहीं कर रही। तुम सॉल्युबिलिटी क्यों लिख रहे हो? हम्म, मैं सिर्फ बेसिसिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। बेसिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को जो डोनेशन की जो पावर होती है। बेस कौन होते हैं? जो अपने लोन पेयर या अपना नेगेटिव चार्ज जो इजीली डोनेट कर पाए। ठीक है, बात समझ आई? क्या लिख रहे हो अब तुम? लिखो। देन व्हाट टू लुक फॉर, मतलब व्हाट टू लुक फॉर मतलब क्लियर नहीं हुआ, इसको ढंग से लिखो। लिख रहे हो? हम्म। हम्म, कहाँ डाउट आ रहा है ये बताओ मुझे। लैग, लैग, लैग कर रहा है? देखो सिंपल सा याद रखना है कि हाइड्रोक्साइड्स जो भी बनेंगे, अगर केटाइन का साइज तुम डाउन द ग्रुप जाओगे हाइड्रोक्साइड्स के केस में, तो बेसिसिटी बढ़ती है। बस इतनी सी बात रखनी है। सॉल्युबिलिटी मैं कोई बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ बेसिसिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, बेसिसिटी के लिए याद रखना है, हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं अगर कोई भी एलिमेंट, हाइड्रोक्साइड जब एलिमेंट मतलब जो भी एलिमेंट हाइड्रोक्साइड बनाएगा, डाउन द ग्रुप जब जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ती है, क्योंकि साइज बढ़ता है केटाइन का, तो वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा। साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस बिल्कुल उसको इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा। बेसिसिटी क्या होती है? जब कोई एलिमेंट अपने लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इजीली डोनेट कर पाता है, तो वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पे साइज बड़े होने की वजह से वो इजीली डोनेशन कर पाएगा। ठीक है, करें आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े? ठीक है, चलो अगला बताओ अब। ये तो बहुत सिंपल सा है, क्या होगा इसका आंसर? कितना? चौथा? डी ऑप्शन? रट के आए हो क्या घर से? हम्म। चलो ठीक है, एक बार बाकियों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इथाइल ब्यूटोनेट, तो ये एक एस्टर है। एस्टर का नाम लिखते हैं एल्काइल एल्केनोएट के फॉर्म में। एल्काइल वर्ड उसके लिए आता है जहाँ कार्बन कम हो, एल्केनोएट उसके लिए आता है जहाँ कार्बन आइटम ज़्यादा हो। तो ये कार्बन आइटम कम है तो इसके लिए होगा इथाइल। कार्बन आइटम ज़्यादा है, 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटोनोएट। ठीक है, अगला देखो, ये हमारा कीटोन है। कीटोन को प्रेफरेंस देंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पर मिथाइल लगा है, 5 कार्बन आइटम है यानी कि पेंट, और 3 पे क्या है? कीटोन है तो ओन, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 3 पेंटेनॉन। ठीक है, अगला देखो, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। CHO को प्रेफरेंस देंगे तो 1 2 3 4। 3 पर मिथाइल है, 4 कार्बन आइटम्स हैं यानी कि ब्यूट, और क्योंकि एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है,
टेस्ट में 90 आए थे केमिस्ट्री में? अच्छा, चलो बढ़िया बात है। पार्टी फिर तो। कब दे रहे हो फिर? हैं? मिलेगी फिर पार्टी मुझे? इजी था? चलो सही है, अगर तुम्हें इजी लगा तो मतलब इजी था। ठीक है, तो ये गलत है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। 3 पर मिथाइल होना चाहिए था, ये बोल रहे हैं 2 पर मिथाइल, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा आफ्टर जेई रिजल्ट, चलो मैं वेट करूंगी फिर। ठीक है, मैं वेट करूंगी तुम लोगों की पार्टी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कितना आंसर आ रहा है? 160? कैसे करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 4% W/W। तो W/W का मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। कितना है? 4% है। 4% का मतलब हो गया कि हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 4 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100 - 4 यानी कि 96 ग्राम। ठीक है, सिंपल। अगले वाले का देखो, अगले वाले के लिए क्या है? 10% दे रखा है, तो 10%। अच्छा ये है ए के लिए, अब बी के लिए लिखते हैं। तो 10% का मतलब हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 90 ग्राम। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट दोनों की इक्वल है, तो मतलब मोलालिटी दोनों की इक्वल होगी, दोनों की मोलालिटी को इक्वल कर दो। मोलालिटी को इक्वल करके एम ए इज इक्वल्स टू एम ई बी, एम ए इज इक्वल्स टू एम बी कर दो। तो मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला यूज करके तुम यहाँ से निकाल सकते हो। ए का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तुम्हें निकालना किसका है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, ए के लिए मास कितना है? 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 60 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कितना है सॉल्वेंट का वेट? 96 इनटू 1000 इज इक्वल्स टू, बी के लिए कितना है? 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास नहीं पता, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90 इनटू 1000। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो मोलर मास बी का जो आएगा वो अराउंड 160 आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला बताओ। कैसे करेंगे इसको? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इज 1600 मिनट। हाफ लाइफ मतलब टी हाफ हमें दे रखा है। ठीक है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन आफ्टर 6400 मिनट, 6400 मिनट। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल लो। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकलेंगी? इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या होंगी? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 6400। और टी हाफ कितना है हमारे पास? 1600। तो ये कितना हो गया? 16 4 जा, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ गई 4। ठीक है, अब मुझे अगर निकालना है फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस,
तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस का? फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, तो देखो मैं शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, यानी कि 1/2 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा? 1/16 आंसर। तुम क्या बोल रहे हो? ए ऑप्शन? पहले कुछ और लिखा था क्या? मुझे लगा ऐसे कि तुमने कुछ और लिखा है। चलो ठीक है, तो 1/16 आंसर होगा, ठीक है, लिख लो। बाकी स्कूल्स लिख लो। क्या? बाकी स्कूल में कुछ गलत होता रहता है? मतलब क्या गलत होता रहता है? अच्छा रुको, बाकी स्कूल्स कुछ तो कह रहे हैं। बी, 174 आए थे शालीमार बाग, 174 आए थे। चलो अब इसका बताओ। 233? अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसके 500 600 आए हैं? हम्म। मतलब अच्छा, एक और मैसेज आ गया है। अब यहाँ कंपटीशन चल रहा है। नहीं मैम। यस मैम, 650 नीट। नीट वाला कौन है यहाँ पे? है? नीट वाला कौन है वैसे? कोई है? एक तो पहले मैम की स्पेलिंग सही लिखो। उसने लिखा है यस माँ। 650 इन नीट। किसने लिखा था ये? बेटा, मैम तो लिखो सही से। चलो, करें आगे। चलो, अच्छा, अगला, डार्जन्स रिएक्शन। क्या होती है डार्जन्स रिएक्शन? बताओ। फोर्थ, डी ऑप्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, कोई बता सकता है? थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला। हम्म। बोलो, लिखो। अच्छा, कुछ लिख रहे हो? SOCl2। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया? कि हम किसको जल्दी वेपराइज कर सकते हैं, मतलब गैस फॉर्म में भेज सकते हैं, वेपराइज कर सकते हैं। तो जिसमें जितनी कम बॉन्डिंग होगी उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं? वेपराइज कर सकते हैं। तो उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन उतनी ही हाई होगी, ठीक है। तुम कह रहे हो ऑप्शन नंबर 4, PH3, ASH3 और NH3, ठीक है। NH3 में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हाई सबसे। आर्सेनिक और फॉस्फोरस में नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। इन दोनों में वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, बट साइज बढ़ने के वजह से इसमें वंडरवॉल फोर्सेज स्ट्रांग होते हैं, जिस वजह से इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हाई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला। हाँ, कुछ लिख रहे हो क्या? रुको जरा, चैट ओपन करने दो। मास रिलेशन
क्या मास रिलेशन? क्या किसके? इसमें समझी नहीं मैं। आर्सेनिक और फास्फोरस के लिए कह रहे हो? तो साइज तो बढ़ ही रहा है ना। पूछना क्या चाह रहे हो? हम्म। लिख रहे हो? कुछ लिखो। तुमने क्या रीजन लिख सोच के ये आंसर बताया था? अपना भी रीजन लिखो। बाकी लोग इसको नोट कर लो। बट इफ मास इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एंड हेंस वेपराइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। हाँ तो मैंने कुछ अलग बोला क्या? मैंने भी तो ये बोला कि नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगी। तुम भी यही बोल रहे हो। हम्म। बोलो। अलग कहाँ हुआ? मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ रही है। हम्म। ओके क्लियर्ड। के क्लियर्ड। के मतलब? के तो एक सिंगर होते थे ना, भूल गई मैं उनका नाम। किशोर कुमार। चलो अगला। क्या सेकंड ऑप्शन? ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डाइएजोटाइजेशन वाली रिएक्शन है। पहले NH2 कन्वर्ट होगा N2+ और Cl- में। उसके बाद तुमने इसमें कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 डाल दिया है, और उसके बाद रिडक्शन करा है। तो क्या होगा? पहले तो ये HNO3 डालने से N2+ और Cl- कन्वर्ट होगा NO2 में। NO2 में बनने के बाद इसका रिडक्शन कर रहे हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस NH2 में। तो यही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन ही। ठीक है। अगला। हम्म। फर्स्ट ऑप्शन पक्का? कैसे करेंगे बताओ? सबको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आता है ना? फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? रूट अंडर रूट में N × N+2 बोर मैग्नेटन, ये इसकी यूनिट होती है। N क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो जिसमें वो बोल रहे हैं, देखो ट्रिक क्या होती है इसकी, 1.73 बोर मैग्नेटन बोल रहे हैं। तो जिसके अंदर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, उसका आंसर 1.73 के आसपास आएगा। जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है। तो सारे ऑप्शंस देखते हैं एक बार। कॉपर +2 है। कॉपर +2 का मतलब हो गया 3D8। 3D10 होता है ना, 3D10 4s1 ना साइंस। हाँ 3D10 4s1, तो 3D9 हो जाएगा। 3D9 का मतलब हो गया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1.73। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला। अगला बताओ। एक मिनट रुको, बाकी लोग भी आंसर बता रहे हैं। तुम कह रहे हो डी, बाकी लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं ए। बी 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 बी। ठीक है। तो वुल्फ किश्नर और क्लेमेंजर
दोनों के अंदर ही रिएजेंट अलग होता है, पर काम दोनों का एक ही है। क्या करते हैं दोनों के दोनों? सी डबल बॉन्ड ओ को कन्वर्ट कर देते हैं CH2 ग्रुप में, है ना? पता है ना सबको इतना, क्लीमेंजन रिडक्शन और वुल्फ क्लिशनर रिडक्शन। तो दोनों में CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में। तो ये तो कन्वर्ट हो गया CH2 में, करेक्ट है। अगला वाला देखो, CO कन्वर्ट होना था CH2 में, इन्होंने बना दिया 2 डिग्री एल्कोहल, तो ये गलत हो गया। अच्छा, ये रोजनबर्ग रिडक्शन, हमारा COCl कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, CHO में, ये ठीक है। स्टीफेंस रिडक्शन, CN कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, अगला। क्या होगा आंसर? सी। सी, अरे भाई साहब लाइन लगा दी इन्होंने तो आंसर की, सी। कौन है ये? 12th B वाले। सी ऑप्शन, ठीक है। पहले इन्होंने CHCl3NaOH डाला है, तो क्या होगा हमारा? कौन सी रिएक्शन है ये? रीमर रिएक्शन, है ना? फिनॉल में CHCl3NaOH के साथ डालोगे, रीमर रिएक्शन होगी, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन आ जाएगा? CHO ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये Me नहीं होता तो इसका नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का? बेंजीन के साथ OH और CHO, नाम क्या होता है इसका? कौन लिख के देगा? हम्म सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। उसके बाद वो बोल रहे हैं हमने ब्रोमिनेशन कर दिया, तो ब्रोमीन जाएगा इसकी पैरा पोजीशन पे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला करते हैं। चलो अगला बताओ, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन थ्री। थ्री गलत है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये गलत है। बाकी लोग, कुछ लोग कुछ देखते हैं क्या बोल रहे हैं कमेंट में। ए, ये देखो इसने तो लाइन लगा दी है ए कर करके, है ना? एक मूवी भी है, देखिए किसी ने? बहुत अच्छी मूवी है, देखना, आ करके एक मूवी का नाम है। तो आंसर है आ, मतलब ए ऑप्शन। क्यों है? गलत बताना था स्टेटमेंट। यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकेंड। पर सेकेंड तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना? आया याद? ओ हो, आया याद? तो जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रिमेनिंग अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट इज इक्वल्स टू माइनस KT, ये होती है रेट इक्वेशन। क्या होता है इसका यूनिट? मोल पर लीटर पर सेकेंड, है याद? यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है। हम्म कुछ लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? फर्स्ट ऑर्डर होता है पर सेकेंड, हाँ मैं भी तो वही बोल रही हूँ। नहीं देखी तो देख लेना आज जाके फिर। ठीक है, चलो अगला। लेकिन पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि अब मैम ने कहा था कि मूवी देखनी है तो हम मूवी देखेंगे जाके, ऐसा मत करना, है ना? मेरे को डांट पड़ेगी। ठीक है, अगला। When MnO4 is MnO2 is fused with KOH, a colored compound formed. The product and its color is, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन K2MnO4। अच्छा, K2MnO4 का नाम क्या होता है? हाँ जल्दी से लिखो, डार्क ग्रीन कलर, नाम क्या होता है इसका? पोटेशियम मैंगनीट आयन, ठीक है।
सही है। तो KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और K2MnO4 होता है पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, तो जब हमें पोटेशियम परमैंगनेट बनाना होता है, पहले हम बनाते हैं पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनेट से बनता है परमैंगनेट। ठीक है, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, उन्होंने पूछा था पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करोगे एट 513 केल्विन तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो पोटेशियम पर मैंगनेट को हीट करने से पोटेशियम मैंगनेट मिलता है। ठीक है, याद रखना। चलो अगला बताओ। क्या लिखा आंसर? 127। एक ने लिखा है पोटेशियम मैग्नेटर। मैग्नेटर मतलब बेटा मैंगनेट। तुमने मैंगनेट को मैग्नेटर लिख दिया है। स्पेलिंग ठीक करो इसको जरा। पोटेशियम मैंगनेट होगा, मैग्नेटर नहीं। ठीक है। 127। ठीक है, सिंपल सा। क्या करोगे, ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। कुछ लोग इसको ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड प्लस वाले से भी याद रखते हैं, पर मैं माइनस वाले से याद रखती हूँ कि दोनों को माइनस करो, और दोनों को माइनस करोगे तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल है। कितना हो जाएगा ये, 0.40 माइनस 0.87, कितना आएगा इसको ऐड करके, 1.27 वोल्ट। और फिर वो बोल रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 127 वोल्ट आंसर आएगा। ठीक है। ठीक है। क्या बोल रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब? मैंने भी तो यही बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। चलो अगला क्वेश्चन। 39। बाकी लोग? कितना होता है बॉन्ड एंगल? किसका किसका पूछा है? NO3 माइनस का, NO2 प्लस का, और XeF2 का। अच्छा यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ XeF4 होगा, है ना। तो NO3 माइनस, कितना है इसका बॉन्ड एंगल? हम्म NO3 माइनस का बॉन्ड एंगल कितना आएगा, बोलो। 120। रीजन? क्या शेप होती है इसकी, ये क्या ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, sp3, टेट्राहेड्रल, sp2। अरे दिख थोड़ी रहा है ऐसे मुझे। इसका तुम कह रहे हो 120 डिग्री, और NO2 प्लस का, इसका क्या होगा फिर? NO2 प्लस का क्या होगा? 180। NO2 प्लस का 180 डिग्री होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। 180 डिग्री। XeF2, XeF2 मैंने अभी स्ट्रक्चर बनवाया था XeF4 का, ये होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री में, तो एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 120 प्लस 180 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 10, कितना हो गया ये, ऐड करो अब इसको, 8 9 10 0, तो 1 2 3 300 390, तो 390/10 यानी कि 39 आंसर। ठीक है। ठीक है, लिख लो इसको जिन्होंने नहीं लिखा।
करें आगे। ये मास्क लगा के क्यों बैठे हैं बच्चे? बेटा कोविड नहीं गया अभी तक? चलो अगला क्वेश्चन बताओ, क्या होगा इसका आंसर? कितना आंसर होगा? बोलो। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। पहले तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है यहाँ पे? +1। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट और जेई में कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो +1 होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ T2G में कितने, और T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो H2O वीक है, NO स्ट्रॉन्ग है, पर NO एक ही है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। Fe+1 का मतलब क्या हो गया? आयरन क्या होता है? 3d6 4s2, तो ये हो जाएगा 3d6 4s1। पहले बनाएंगे T2G, ऊपर आएगा Eg। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 और एक 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने हो गए? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 2 3 4 5, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 5। ठीक है। अरे बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग तो, सारी कर लिए तुमने क्वेश्चंस। चलो अगला। क्या आंसर होगा? हम्म शालीमार बाग जी, बताओ। 8? कैसे 8 आएगा? चलो बताओ, मैं लिखती जाती हूँ। फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन N³ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन N³। ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? N की वैल्यू 3, एंड सेकंड स्टेशनरी स्टेट का मतलब हो गया N=2। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन की इज इक्वल्स टू जेड। हीलियम का जेड कितना होगा? 2, 2 का स्क्वायर अपॉन एन कितना है हीलियम के लिए? 3, तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के लिए 1 डिवाइडेड बाय कितना है? 2, 2 का क्यूब। तो कितना बन जाएगा ये? आंसर चाहिए 2 की पावर x और 3 की पावर y में। ठीक है, 2 वालों को साथ में कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 ऐड कर दो तो बन जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 की पावर 3 रह गया ये तो। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आ रही है 5 और y की वैल्यू आ रही है 3, तो फाइनल आंसर होगा x+y=8। ठीक है, लिखो इसको। सबने कर लिया था? क्या लिखे जा रहे हो? 5 क्यों? 8 8 8। ठीक है, ठीक है हरिनगर जी, करें आगे। अगला बताओ। लास्ट ही है, चलो सही है। क्या होगा इसका आंसर? रेशियो नहीं लिया था? किसका रेशियो नहीं लिया था? किसका रेशियो नहीं लिया था हरिनगर जी? बोलो। हैं? आंसर 8 नहीं आ रहा था? तू कह रहा तूने किया नहीं? हम्म अवर मिस्टेक। वो तो मुझे पता है तुम्हारी मिस्टेक है, फिर मैं पूछ रही हूँ क्या मिस्टेक है। मैं तो मान ही नहीं रही कि मेरी मिस्टेक है। तुम्हारी मिस्टेक क्या थी मैं वो पूछ रही हूँ।
एच ई एंड एच का रेशियो, अच्छा ये रेशियो नहीं लिया था तुमने, ठीक है। पर वैसे तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पहला वर्ड ही लिखा था रेशियो निकालो, ठीक है। चलो अगला देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाउ मैनी ऑफ द कंपाउंड्स विल गिव एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विद पीसीसी। तो पीसीसी क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा। हम्म, शालीमार बाग क्या बोल रहे हैं, टू आंसर, कौन कौन से, कौन कौन से टू होंगे। आंसर इज टू बाय एसओएससी सिविल लाइंस। अच्छा, सिविल लाइंस वाले भी बैठे हैं, ठीक है। आंसर टू है, ओके। चलो देखते हैं किस किस के ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड मिलेगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडाइशन ऑक्सीडेशन से मिलता है एल्डिहाइड, ठीक है। पीसीसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में। प्रोपेन ऑक्सीडेशन नहीं होगा। प्रोपेनॉल, टू प्रोपेनॉल का मतलब क्या हो गया, CH3 CH, CH3, यहाँ पे आ जाएगा OH, यही होगा ना प्रोपेन टू ऑल, हाँ। ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलता है कीटोन, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखो 1 प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2 OH, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगा एल्डिहाइड, तो एक तो सी ऑप्शन हो गया। प्रोपेनॉन, कीटोन के ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इथेनॉल, CH3 CH2 OH, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इथेनॉल भी देगा। साइक्लोहेक्सेनॉल, ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये कीटोन देगा, एल्डिहाइड नहीं देगा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज, दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमें पीसीसी के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड देंगे, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं सब लोग, बस 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 बेटा, सीई, सीई मतलब सी एंड ई मतलब, अच्छा, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, है ना, सबको समझ आ गए होंगे, है ना, सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार घर से थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है, जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसको पढ़ के आना, ठीक है। चलो, बाय बाय। स्टार्टिंग के चैप्टर बेटा,